मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गावे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय कुलाधिपति जी, श्रद्धेय जी, माननीय कुलपति जी, माननीय व्यवस्थापक जी, माननीय प्रतिकुलपति जी, दीप प्रज्वलन एवं गुरु सत्ता के आवाहन के लिए प्रस्तुत हैं। माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि वे कुल गीत के लिए अपने स्थान पर खड़े होने की अनुकंपा करें। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गोद गंगा की हिमालय की मिली छाया इसे। दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया इसे। कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ। कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जनन की दिव्य मृदु ममता मही रसधार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण। आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण। यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है। वास कर इसमें
युवाओं की बदलती चाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वे दीक्षांत समारोह के शुभारंभ करने की घोषणा करने की कृपा करें। मैं दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। माननीय कुलपति जी, विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के 5म दीक्षांत समारोह में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हर्ष की अनुभूति हो रही है। विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते मैं सबसे पहले अपने आराध्य गुरु सत्ता के प्रति नतमस्तक हूँ, जिन्होंने 21वीं सदी के नालंदा तक्षशिला स्थापित करने का सपना देखा और अपने सूक्ष्म संरक्षण में उसे साकार रूप भी दिया। सर्वप्रथम आज के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे उत्तराखंड राज्य के माननीय श्री राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत पाल जी का भावपूर्ण स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति से हम सभी गौरवान्वित हुए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी जी को मैं अपने बीच पाकर हर्षित हूँ तथा इनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आपका बाल श्रम विरोध और बचपन बचाओ आंदोलन युवाओं को नई प्रेरणा देता है। मैं अपने माननीय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को भी भावपूर्ण नमन वंदन करता हूँ, जिनके सतत अभिभावक पूर्ण संरक्षण में देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने पिछले 15 साल में प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। विद्यार्थी एवं आचार्यों को ध्यान एवं गीता की साप्ताहिक कक्षाओं के माध्यम से उनके द्वारा दिया जा रहा प्रबोधन एवं उसके सफल परिणाम आप सबके सामने है। प्रत्येक विद्यार्थी को गीता और ध्यान का मर्म सिखाकर आप परमाचार्य के रूप में मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं अपने अमूल्य, निश्चल, शांत विद्वान सहयोगी प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का हृदय से आभार व धन्यवाद करता हूँ। युवा मनों का जागरण करने वाले, देव संस्कृति में विदेशों में पहुँचाने वाले ध्वजवाहक डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी के साथ काम करना विशेष आनंद की अनुभूति है। साथ ही में मैं अपने रजिस्ट्रार श्री संदीप कुमार जी का भी भावपूर्ण स्वागत करता हूँ। यहाँ आमंत्रित और उपस्थित सभी महानुभावों, जनप्रतिनिधि, उपस्थित माननीय विद्या परिषद, प्रबंध मंडल, व्यवस्थापक मंडल, वित्तीय समिति के विद्वान सदस्य, प्रेस मीडिया के परिजन, शासन प्रशासन के अधिकारी, अपने समस्त आचार्यों, सहयोगी स्टाफ,
समस्त सज्जनों, शांतिकुंज ब्रह्मवर्चस्व और विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ स्नेही परिजनों तथा सभी छात्र छात्राओं को उनके अभिभावकों के साथ यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सन 2002 में स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय लगभग 100 विद्यार्थी और 4 संकायों से शुरू हुआ था। आज 10 बड़े विभाग, 18 उपविभाग और 58 पाठ्यक्रमों द्वारा दृढ़ता से अग्रसर हो रहा है। पिछले 15 वर्षों में लगभग 150 पीएचडी की उपाधि प्रदान कर देश विदेश में शोध कार्यों को नई दिशा देने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज 2000 विद्यार्थियों, 140 आचार्यों और 120 से अधिक सहयोगियों के टीम के साथ मुझे कार्य करते हुए अत्यंत समाधान और हर्ष होता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि दैवीय योजना के अंतर्गत रची गई है। ऋषियों, तपस्वियों और संतों के साक्षी में इसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। निष्णात विद्वानों और आचार्यों की टीम गठित की गई जो विद्यार्थियों को अखंड 365 दिन तक सतत मार्गदर्शन करती है। आचार्य और विद्यार्थियों में सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चस्व का भाव पैदा किया जाना एक ऐसी उपलब्धि है जिसे आचार्यों और विद्यार्थियों के जीवन में प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। विद्यार्थियों के भीतर एक उमंग और जोश पैदा करने में हम सफल रहे हैं। इसका कारण है इंटर्नशिप। जो कुछ भी विद्यार्थियों ने यहाँ पे 6 माह, 1 साल, 2 या 3 साल में सीखा, उसे समाज हित में नियोजन करने की यह अभिनव प्रयोग सफल रहा है। अब यहाँ तक 50 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों और अन्य परिजनों के से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमारे विद्यार्थी इंटर्नशिप के माध्यम से पहुँचे हैं और यह प्रक्रिया हर साल शुरू रहती है। ज्ञान दीक्षा एक अनूठा संस्कार देव संस्कृति की विशेषता रही है। भावी स्नातकों, परास्नातकों को ज्ञान साधना के उद्देश्य से वेद मंत्रों के साक्ष्य में संकल्प सूत्रों में बांधना गुरु शिष्य परंपरा का द्योतक है। इसका सुखद परिणाम यह रहा है कि हमारे विद्यार्थी ज्ञान योग्यता अर्जन करने के पश्चात इसी विश्वविद्यालय में सेवा देने के इच्छुक होते हैं। देश, समाज और विश्वविद्यालय में सेवा देने वाले ऐसे तरुण उत्साही युवकों और युवतियों को मैं अपनी शुभेच्छाएं देता हूं। विश्वविद्यालय में संस्कृत प्रस्तुतियां अनूठी है। उन्नयन के माध्यम से आने वाले विद्यार्थियों का भावपूर्ण स्वागत किया जाता है, न कि उनकी रैगिंग होती है। उत्कर्ष के माध्यम से गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव आदि पर्वों को सामूहिक रूप में मनाया जाना एक सुखद अनुभव है। उत्सव के रंग में समूचे विश्वविद्यालय का रच जाना, खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बेहतरीन प्रस्तुतियां हैं और अभ्युदय के माध्यम से छात्र छात्राओं को सर्वाकर्ष विकास करने का प्रयास यहाँ से किया जाता है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों द्वारा स्वर्ण और रजत पदक अर्जित किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय योग प्रतियोगिता में 166 विश्वविद्यालयों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की योग टीम दूसरे स्थान पर आई है। संपूर्ण उत्तराखंड राज्य के लिए एक गौरव की बात है कि यहाँ एशिया का सर्वप्रथम बाल्टिक शिक्षण एजुकेशन केंद्र स्थापित किया गया है। इस विश्वविद्यालय को वर्ल्ड वाइड एक्रेडिटेशन ऑफ योगा ऑर्गेनाइजेशन ने उन 5 संस्थाओं में चयनित किया है जो अमेरिका एवं भारत में अन्य योग संस्थाओं के सर्वेक्षण करेगी। योग क्षेत्र में विश्वविद्यालय को भारत सरकार द्वारा नोडल योग संस्थान के रूप में भी मान्यता दी गई है। विश्वविद्यालय की ख्याति की यह श्रृंखला बहुत लंबी है। विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या को भारत सरकार की विभिन्न समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया जाना ही विश्वविद्यालय की ख्याति वर्णित करता है। शिक्षा एवं विद्या की दृष्टि से इस विश्वविद्यालय में निर्धारित मुख्य विषयों के साथ साथ जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट एवं अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय में वैदिक अध्यात्मवाद, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी
जैसे विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व पूर्ण विकसित करने का प्रयास किया जाता है। आज इस दीक्षांत समारोह में लगभग 1700 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जिसमें पीएचडी के 80, स्नातकोत्तर 473, स्नातक 540, डिप्लोमा 108, पीजी डिप्लोमा 64 एवं प्रमाण पत्र 471 इत्यादि विभिन्न उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इसी के साथ साथ 4 विश्वविद्यालय स्तर के स्वर्ण पदक एवं 46 विश्व विभाग के विभिन्न विषयों में प्रथम क्रमांक पाने वाले विद्यार्थियों को प्रदान किया जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पाठ्यक्रम के विषयों के साथ साथ योग, यज्ञ, ध्यान और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने को तत्पर देव संस्कृति प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आप सभी के सार्थक सहयोग से, ऋषि सत्ता के सूक्ष्म आशीर्वाद से आने वाले दिनों में नए सोपान विकसित करके और अधिक ऊंचाई पहुंचने का यह विश्वास व्यक्त करके मैं अपनी प्रस्तुति समाप्त करता हूं। ओम शांति शांति शांति। माननीय प्रतिकुलपति जी से अनुरोध है कि दीक्षांत समारोह की पृष्ठभूमि से अवगत कराने की कृपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति जी की अनुमति से दीक्षांत समारोह की पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म एवं दिव्य संरक्षण में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के इस 5वें दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर हम लोगों के साथ, हम लोगों के मध्य उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गरिमामय व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत पॉल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अनेकों के प्रेरणा स्रोत, भारत के गौरव का प्रतीक श्री कैलाश सत्यार्थी जी, हम सब के जीवन में प्रकाश पुंज के रूप में विद्यमान श्रद्धेय कुलाधिपति जी, प्रेम, करुणा, वात्सल्य की साकार प्रतिमा श्रद्धेया जी, आदरणीय गौरीशंकर मामा जी, माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय, गायत्री विद्यापीठ, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पूर्व एवं वर्तमान विद्यार्थीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार बंधु और मित्रों, आज इस वैशाख कृष्ण चतुर्थी के पावन अवसर पर हिमालय की पृष्ठभूमि से उदित हो रहे भगवान सूर्य की ये जो किरणें हैं, हम सबके जीवन पर जिस सौभाग्य की वर्षा कर रही हैं, उसी सौभाग्य का दूसरा नाम देव संस्कृति विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है। और इन सौभाग्य के क्षणों में अपने अपनों को अपने बीच पाकर, वो सारे विद्यार्थी जो कभी इस प्रांगण का हिस्सा हुआ करते थे, उनको दोबारा अपने बीच देखकर जैसी खुशी हमें है वैसी शायद उस माँ को होती होगी जिसके बच्चे उससे आ मिल बैठते हैं। तो इन सौभाग्य के क्षणों में, इन पुनर्मिलन के क्षणों में एक अद्भुत विश्वविद्यालय, एक अद्वितीय विश्वविद्यालय, एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसके कण कण पर एक गौरवशाली परंपरा के हस्ताक्षर हैं, जिसकी सांसों में भारतीय संस्कृति बसती है, जिसके प्राणों में उदीयमान भारत निखरता है। एक ऐसे अनूठे विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की पृष्ठभूमि आपके साथ साझा करते हुए हमें उसी गौरव की अनुभूति हो रही है जिसके प्रणेता परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी रहे और जिसके व्यापक फलक पर हम सभी क्षुद्र से प्रतिनिधि हैं। पूर्ण विश्वास है मुझे कि उस गौरव की अनुभूति यहाँ बैठे हर एक शख्स को उसी शिद्दत के साथ हो रही होगी। और उस गौरवशाली परंपरा का प्रतिनिधि, संस्कृति दूत होने के नाते आप लोग परिचित होंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कोई शुरुआत मात्र इसलिए नहीं की जाती क्योंकि सारी दुनिया उससे करती। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दीक्षा के अंत की घोषणा आप लोगों के एक नए आयाम में प्रवेश की घोषणा है। और इसीलिए यहाँ दीक्षांत समारोह का दूसरा नाम समावर्तन समारोह है। समावर्तन का उद्देश्य, समावर्तन का अर्थ आप लोगों को उस आयाम, उस वातावरण, उस परिवेश, उस आवृत्ति से परिचित कराना है जो इस शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय की दिव्य परिधि के बाहर स्थित है, जहां मनुष्य छोटी छोटी समस्याओं के लिए, छोटी छोटी शिकायतों के लिए, छोटी छोटी मुसीबतों के लिए, छोटी छोटी परेशानियों के लिए अपने आप से जूझता हुआ नजर आता है। दुनिया के सारे धर्म, शास्त्र, अवतार मिलकर मनुष्य के जीवन को भगवान के खजाने का सबसे बेहतर
तोहफा बताते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य सारे प्राणियों में श्रेष्ठ है, देवी गुणों का अधिकारी है, और उस गौरव को, उस गरिमा को भूलकर मानवता के रूप में न जाने क्यों भटके भटके से नजर आते हैं। अपने आप से, अपने अंतर्मन में, अपनी गहराई में उतर करके पूछें, मन में शांति नहीं, दिल में सुकून नहीं, चिंतन में स्पष्टता नहीं है, व्यक्तित्व में संतुलन नहीं है, जीवन में दिशा नहीं है, परिवारों में प्रेम नहीं है, समाज में सहिष्णुता नहीं है, हृदय से भावनाएं विदा हो गई हैं दोस्तों, धर्म से धारणाएं विदा हो गई हैं, अध्यात्म से आस्थाएं विदा हो गई, न्याय, नीति, सदाचार लुप्त होते नजर आते हैं और उनका स्थान कृपणता ने, निकृष्टता ने, लोलुपता ने, स्वार्थ ने, अहंकार ने, छल ने, छद्म ने, कपट ने ले लिया है। मानवता बड़े गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है और यदि इन समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का मुंह देखें तो इसका समाधान उनके पास नहीं, इसमें उनकी गलती नहीं है, इसका समाधान उनके पास नहीं। पुलिस का काम देश की सुरक्षा को तय करना है, सरकार का काम देश की न्याय व्यवस्था को, विधि व्यवस्था को चाक चौबंद रखना है। और ये जो समस्याएं हैं, इनकी जड़ें हमारे चिंतन में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, हमारे दृष्टिकोण में, और वहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, वहां पर प्रशासन की कोई पहुंच नहीं। सद्विचार कोई टीडीएस का टैक्स नहीं है कि हम लोग 25,000 रुपये अपने एटीएम में डालें और कल 5% की रेट से हमको सद्भाव सप्लाई होना शुरू हो जाए। नियम बनाकर हम लोग अपराधी को अपराध की सजा दिला सकते हैं पर उसके मन में सद्भाव पैदा नहीं कर सकते। नियम बनाकर हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं परंतु उसके मन में ब्रह्मचर्य पैदा नहीं कर सकते। नियम बनाकर हम संस्कृति का विभाग और मंत्रालय खोल सकते हैं परंतु उनके मन में संस्कृति की भावना को पैदा नहीं कर सकते। संस्कृति की भावना को पैदा करने के लिए समाज को देव संस्कृति विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। उस संस्कृति की भावना को पैदा करने के लिए और उस संस्कृति की भावना को जन जन तक ले जाने के लिए, उस सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा के उद्घोष को जन जन तक परिचित कराने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि इस विश्वविद्यालय से निकला एक एक विद्यार्थी किन किन महान गुणों का स्वामी है, उस उद्घोषणा के लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय का समावर्तन समारोह। समावर्तन समारोह आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप लोग एक साधारण विश्वविद्यालय का हिस्सा नहीं थे, आप लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा थे जहां आपको जीवन जीने की कला और विज्ञान दोनों सिखाए जाते थे। आप लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा थे जहां आपको कृष्ण का योग, पातंजलि के सूत्र और आइंस्टाइन का विज्ञान तीनों सिखाए जाते थे। आप लोग एक ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा थे जहां आपको यह सिखाया जाता था कि जीवन को शानदार कैसे बनाया जाता है, सोच को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है, व्यक्तित्व को उदात्त कैसे बनाया जाता है, चरित्र को प्रामाणिक कैसे बनाया जाता है, उद्देश्यों में उच्चता कैसे लाई जाती है, भावनाओं में गहराई कैसे लाई जाती है, दिल में समाज के लिए दर्द कैसे लाया जाता है, कलेजे में राष्ट्र के लिए प्रेम कैसे लाया जाता है। और आज का दिन दोस्तों उसी सहकारिता के भावों को, सद्भावना के भावों को, राष्ट्रीयता के भावों को, मानवता के भावों को फिर से जी लेने का अवसर है। जो आपने यहाँ पर सीखा, जिन शिक्षाओं को, जिन मूल्यों को, जिन परंपराओं को, जिन आदर्शों को आपने ग्रहण किया, उनको एक बार फिर से जी लेने का अवसर है समावर्तन का समारोह। आप लोग यहाँ पर मात्र डिग्रियां लेने के लिए नहीं आए थे, आप अपना पढ़ा सब भूल भी जाइए, पर यदि आपको सच्चे और अच्छे इंसान बना रहना याद रहा तो आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पहचान बन जाते हैं। आप अपना पढ़ा सब भूल भी जाइए, पर यदि आपको दुखियों के आंसू पहुंचना और भटके को राह दिखाना याद रहा तो आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पहचान बन जाते हैं। आप अपना पढ़ा सब भूल जाइए, पर यदि आपको वसुधैव कुटुंबकम का भाव और अपनी भावनाओं को बांटना याद रहा तो आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पहचान बन जाते हैं। और आप अपना सब पढ़ा भूल जाइए, पर यदि आपको अपने जीवन रक्षक के रूप में परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी याद रहे, अपने माता पिता के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय जी याद रहे, तो आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पहचान बन जाते हैं। और आज सारा का सारा विश्व आपकी ओर, भारत की ओर, भारतीय संस्कृति की ओर, इस विश्वविद्यालय की ओर इसी आशा, इसी अपेक्षा के साथ देख रहा है दोस्तों कि यहाँ से निकले हुए व्यक्तित्व ही इस भटके हुए समाज को दिशा दिखा सकते हैं। तो आज के दिन आपसे हम एक ही पृष्ठभूमि याद रखने को कहेंगे दोस्तों कि आप यहाँ से जाइए मात्र डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट लेकर के मत जाइए, बल्कि यहाँ से जाने के बाद आप एक व्यक्तित्व को लेकर के जाइए। भगवान करे कि यहाँ से निकलने के बाद आपका जीवन प्रकाश स्तंभों की तरह हो जाए, लाइट हाउसेस की तरह हो जाए, जो भटके हुए राहियों को दिशा दिखा सके। आपका जीवन साहसी दीपों की तरह हो जाए, जलती मशालों की तरह हो जाए, जो घटाटोप अंधियारे से लड़ने का साहस रखते हो। आपका जीवन नाव के मस्तूलों की तरह हो जाए, जो तूफानों को चीरने का दम रखते हो। आपका जीवन नींव के पत्थरों की तरह हो जाए, जो अपने कंधों पर इमारतों को उठाने का जज्बा रखते हो। तो भगवान करे परम पूज्य गुरुदेव का, परम वंदनीय माता जी का आशीष आप पर हो, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का, श्रद्धेय जी का अनुग्रह आप पर हो, यहाँ के सारे गुरुओं का आशीष आपको मिले
यहाँ से निकलने के बाद आप व्यक्तित्व को लेकर के लौटें और ऐसा व्यक्तित्व लेकर के लौटें जिस पर आपको नाज हो, आपके माता पिता को नाज हो, आपके गुरुओं को नाज हो, इस राष्ट्र को, समाज को, इस विश्वविद्यालय को नाज हो। और कल को जब हम आपको शिखर पर बैठा हुआ देखें तो गर्व के साथ कह सकें कि वो विद्यार्थी जो वहाँ पर बैठा है वो इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय की पहचान रहा है। तो यदि आप इस कसक को, तड़प को, संकल्प को लेकर यहाँ से विदा होते हैं तो आप इस दीक्षांत समारोह की पृष्ठभूमि को लेकर यहाँ से विदा होते हैं। यही हम लोगों की शुभकामना है, यही मंगल कामना है। मैं माननीय प्रतिकुलपति जी से निवेदन करता हूँ कि मानद उपाधि हेतु विशिष्ट विद्वानों को माननीय कुलाधिपति जी एवं मुख्य अतिथि के सम्मुख प्रस्तुत करें। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं प्रतिकुलपति श्रीमान के सम्मुख प्रोफेसर डेविड फोर्ड, रीजस प्रोफेसर ऑफ डिविनिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को डीलिट, एवं डॉक्टर इनिया त्रिनकुनियने, लिथुएनिया को पीएचडी की मानद उपाधि हेतु उनकी अनुपस्थिति में प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध करता हूँ। माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं प्रतिकुलपति श्रीमान के सम्मुख सत्र 2012-13, सत्र 2013-14, सत्र 2014-15 एवं सत्र 2015-16 के उन सभी विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने विश्वविद्यालय एवं विभागीय स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं। श्रीमान से निवेदन है कि इन सभी विद्यार्थियों को विशेष योग्यता प्रमाण पत्र एवं स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुकंपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विश्वविद्यालय एवं विभागीय स्तर पर स्वर्ण पदक वर्ष 2013 सेगू पावनी, - 2014 प्रज्ञा सिंह, 2015 श्रद्धा खरे, 2016 स्मृति श्रीवास्तव, 'करतल ध्वनि करते रहें, कार्यक्रम की मर्यादा बना के रखें। विषयवार स्वर्ण पदक वर्ष 2012-13 ली जुंगी, एमए व्यवहारिक योग एवं मानव उत्कर्ष, गरिमा सेतिया, एमएससी योग विज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य, प्रसून कुमार, एमए पर्यटन प्रबंधन, जय किशन गोस्वामी, एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार, वेद प्रकाश थवाइत, एमएससी कंप्यूटर साइंस, चित्रा शर्मा, बीएससी, शिव प्रसाद, बीए, मोनिका अग्रवाल, बीएड, वर्ष 2013-14 संजीव कुमार यादव, एमए व्यवहारिक योग एवं समग्र स्वास्थ्य,
रिद्धि साहू, एमएससी योग विज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य। श्री राम राज, एमए पर्यटन प्रबंधन। मेहरचंद, एमए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पूजा सैनी, एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार। अनिल कुमार साहू, एमएससी कंप्यूटर साइंस। जी शुभाश्री, बीएससी। सूरज मिश्र, बीए। स्वाति चौधरी, बीएड। वर्ष 2014-15 तिलुमाया, एमए व्यवहारिक योग एवं समग्र स्वास्थ्य। सक्षम मिश्रा, एमएससी योग विज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य। निधि कांकाणी, एमए पर्यटन प्रबंधन। चहीती पाल, एमए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। रामचंद्र शर्मा, एमए संस्कृत। तनिमा आनंद, एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार। भानुप्रिया यादव, एमएससी कंप्यूटर साइंस। ऋचा अमरूते, एमएससी पर्यावरण। मारगण सिंह, बीएससी। करतल ध्वनि निरंतर करते रहें। प्रतिमा तिवारी, बीए। प्राची त्यागी, बीएड। अनामिका, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। वर्ष 2015-16
जितेंद्र कुमार यादव, MSc योग विज्ञान एवं समग्र स्वास्थ्य। निवेदिता श्रीवास्तव, MA व्यवहारिक शिक्षा शास्त्र। सूरज मिश्र, MA भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। विनीत कलाल, MA हिंदी। ओमी विश्नोई, MA संस्कृत। चैतन्य सिंह, MSc नैदानिक मनोविज्ञान। धीरज केसवानी, MSc मानव चेतना एवं योग विज्ञान। नूतन कुमार गुप्ता, MA पत्रकारिता एवं जनसंचार। सरिता दांगी, MSc कंप्यूटर साइंस। लक्ष्मी मिश्रा, MSc पर्यावरण। मनीष प्रसाद बस्याल, BA। मनन सिंह, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मनन सिंह, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय के कर कमलों द्वारा PhD उपाधि प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ। आरती रस्तोगी, नैदानिक मनोविज्ञान। ऋतु चौहान, नैदानिक मनोविज्ञान। प्रज्ञा मिश्रा, योग एवं स्वास्थ्य। राजकुमार गुप्ता, भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन प्रबंधन। इंदु शर्मा, योग एवं स्वास्थ्य। नेहा शर्मा, नैदानिक मनोविज्ञान। तनु वर्मा, योग एवं स्वास्थ्य। अतुल कुमार मिश्रा, शिक्षा शास्त्र। प्रतिमा शुक्ला, नैदानिक मनोविज्ञान। सत्येंद्र दत्त अमोली, योग एवं स्वास्थ्य। पीयूष त्रिवेदी, नैदानिक मनोविज्ञान। मिनेंद्र कुमार बिसेन, भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन प्रबंधन। मृगनयनी अग्रवाल, नैदानिक मनोविज्ञान। बी चोल जिन, योग एवं स्वास्थ्य। सुरभि शर्मा, योग एवं स्वास्थ्य। उषा शर्मा, प्राच्य अध्ययन। प्रवीणा त्रिवेदी, भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन प्रबंधन। भावना, प्राच्य अध्ययन।
संजय शिक्षा शास्त्र, संजय शिक्षा शास्त्र, अनीता वाजपेयी प्राच्य अध्ययन, गरिमा शर्मा योग एवं स्वास्थ्य, संजय जोशी भारतीय इतिहास एवं पर्यटन प्रबंधन, सुदीप कुमार चौहान शिक्षा शास्त्र, कुलदीप सिंह बिष्ट योग एवं स्वास्थ्य, अवनीश कुमार मिश्र पत्रकारिता एवं जनसंचार, शोभा पांडे योग एवं स्वास्थ्य, ऋतुध्वज सिंह प्राच्य अध्ययन, उज्ज्वल मस्के योग एवं स्वास्थ्य, सचिन कुमार द्विवेदी नैदानिक मनोविज्ञान, मनीष गुप्ता नैदानिक मनोविज्ञान, रक्षा रावत योग एवं स्वास्थ्य, सरस्वती देवी योग एवं स्वास्थ्य, मनोज कुमार शिक्षा शास्त्र, राधिका चंद्राकर योग एवं स्वास्थ्य, गुरु महेंद्र सिंह प्राच्य अध्ययन, करतल ध्वनि करते रहें, इप्सित प्रताप सिंह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, सुधांशु वर्मा योग एवं स्वास्थ्य, सुधांशु वर्मा योग एवं स्वास्थ्य, नयना मेहर योग एवं स्वास्थ्य, गरिमा अग्रवाल शिक्षा शास्त्र, रुचि सिंह प्राच्य अध्ययन, वंदना सिंह प्राच्य अध्ययन, पूर्वा शर्मा नैदानिक मनोविज्ञान, नरेंद्र धमाई भारतीय संस्कृति एवं पर्यटन प्रबंधन, प्रिया कौशिक संस्कृत, जानकी पटेल योग एवं स्वास्थ्य, रीना अग्निहोत्री योग एवं स्वास्थ्य, सीमा पटेल योग एवं स्वास्थ्य, राकेश वर्मा योग एवं स्वास्थ्य, अजय कुमार गुप्ता प्राच्य अध्ययन, सुनील कुमार मिश्रा योग एवं स्वास्थ्य,
अवनेंदु पराशर पांडे, पर्यटन प्रबंधन। मोहम्मद आमिर, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। अनामिका मिश्रा, नैदानिक मनोविज्ञान। सरिता, शिक्षा शास्त्र। नूपुर जायसवाल, नैदानिक मनोविज्ञान। प्रज्ञा सहारे, नैदानिक मनोविज्ञान। कमल किशोर, योग एवं स्वास्थ्य। रंजना रौनियार, योग एवं स्वास्थ्य। विकास शर्मा, नैदानिक मनोविज्ञान। अशोक ढोके, प्राच्य अध्ययन। श्रद्धा त्रिपाठी, नैदानिक मनोविज्ञान। प्रिज्मा झरे, शिक्षा शास्त्र। ममता भारद्वाज, शिक्षा शास्त्र। संदीप कुमार सिंह, योग एवं स्वास्थ्य। ज्ञान प्रकाश सिंह, योग एवं स्वास्थ्य। ज्ञान प्रकाश सिंह, योग एवं स्वास्थ्य। मुकेश चंद्र कुकरेती, योग एवं स्वास्थ्य। मुकेश बोरा, पत्रकारिता एवं जनसंचार। राजेश्वरी त्रिवेदी, कंप्यूटर विज्ञान। पूजा माहौर, नैदानिक मनोविज्ञान। प्रवीण कुमार, योग एवं स्वास्थ्य। ऋचा पांडे, नैदानिक मनोविज्ञान। मनस्वी श्रीवास्तव, नैदानिक मनोविज्ञान। वसंत वल्लभ पांडे, योग एवं स्वास्थ्य। आरती कैवर्त, नैदानिक मनोविज्ञान। गोपाल कृष्ण शर्मा, कंप्यूटर विज्ञान। गोपाल कृष्ण शर्मा, कंप्यूटर विज्ञान। नवीन पांडे, कंप्यूटर विज्ञान। केवल राम चक्रधारी, योग एवं स्वास्थ्य। पुनीता पांडे, प्राच्य अध्ययन। एवं लोकेश प्रसाद नौटियाल, संस्कृत। माननीय कुलाधिपति महोदय, मैं प्रतिकुलपति श्रीमान के सम्मुख सत्र 2012-13, 2013-14, 2014 एवं 15, 2015 एवं 16
कि उन सभी विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता हूं जिन्होंने विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर उपाधि हेतु योग्यता प्रमाणित की है। कृपया सभी विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक हाथ अपना राइट हैंड ऐसे आगे निकाल लें, राइट हैंड ऐसे आगे रखें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होने के नाते मुझे जो अधिकार प्राप्त हैं उनका प्रयोग करते हुए मैं आपको इस विश्वविद्यालय की पीएचडी, स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र की उपाधि प्रदान करता हूँ। वो आदेश देता हूँ कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार में सदैव अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एक गौरवमय छात्र छात्राएं बनेंगे। खूब खूब बधाई आपको। माननीय कुलाधिपति महोदय, आपसे निवेदन है कि समस्त उपाधि धारकों को अनुशस्ति देने की कृपा करें। सभी छात्र छात्राएं अपने स्थान पर खड़े होकर दीक्षा ग्रहण करेंगे। इसी तरह हाथ ऊपर कर लेंगे, मेरे साथ साथ मंत्र दोहराएंगे। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेनर्ध्या समिदहम अनृतात् सत्यमुपेमि। व्रतों के पालक ईश विभूते अग्ने मैं व्रत का आचरण करूँगा। यह कर सकूँ, यह सिद्धि मुझे प्राप्त हो, एतदर्थ मैं दुर्बल असत्य भाव से हटकर सत्य निष्ठा को प्राप्त होने का संकल्प ले रहा हूँ, उस पर आरूढ़ हो रहा हूँ। बस हाथ नीचे कर बैठ जाए। माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन है कि दीक्षांत समारोह के अवसर पर अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। सब शांत हो जाएं, एक मिनट। एक साथ उच्चारण करेंगे ओम का। ओम। देवभूमि उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल श्री कृष्णकांत पाल, मुख्य अतिथि श्री कैलाश सत्यार्थी जी, आप सभी की आदरणीय शैलजी जी, मंचासीन सज्जनों, आचार्य बंधुओं, अपनी उपाधि प्राप्त करने वाले हमारे पूर्व तथा वर्तमान छात्र छात्राओं तथा उपस्थित पत्रकार मित्रों, शांति कुंज के सभी कार्यकर्ता भाइयों, आज हम सब देव संस्कृति विश्वविद्यालय का पंचम दीक्षांत समारोह बड़े ही उमंग, उल्लास और आनंद भरे वातावरण में मनाने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। देवात्मा हिमालय की गोद एवं सुरसरी भागीरथी गंगा के पावन तट पर बसा यह विश्वविद्यालय आज अपने शैक्षणिक जीवन के 14 वसंतों को पूरा करके 15वें वसंत में प्रवेश कर रहा है। ये बहुत अच्छी यात्रा है, बहुत बड़ी यात्रा है। आज का दिवस हमारे लिए उमंग का, उत्साह का, उल्लास का, उत्सव का दिवस है, जब दुनिया के ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, महान विचारक, महान समाज सेवी, नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में प्राप्त श्री कैलाश सत्यार्थी जी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे उत्तराखंड राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल डॉक्टर के पॉल कर रहे हैं। आप सीनियर IPS ऑफिसर रहे हैं। मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल में भी आप गवर्नर रहे हैं और लगभग विगत 2 वर्षों से आप उत्तराखंड में गवर्नर हैं। मुझे इनके साथ मिलने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। हमारे राज्यपाल होने के अलावा ये एक बहुत अच्छे मनीषी हैं, चिंतक हैं। फ्लूइड केमिस्ट्री में आपने PhD की है और इसके अलावा वो सीनियर IPS ऑफिसर हैं, दिल्ली के कमिश्नर रह चुके हैं 7 साल तक। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे बीच में एक बहुत आदर्श अतिथि आए हैं।
दोनों के व्यक्तित्व को यदि एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो एक नया शब्द निश्चित रूप से परिभाषित होता है ऋषि। दोनों ही ऋषि हमारे बीच में मौजूद हैं। आप दोनों ही के व्यक्तित्व ऋषि समान है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में निश्चलता, निष्काम कर्मयोग एवं सत्य की क्रांति है। आपने अपने पुरुषार्थ से अब तक देश के हजारों नौनिहालों के बचपन को बचाकर उन्हें नया जीवन देने, करुणा व वात्सल्य की प्रतिमूर्ति श्री कैलाश सत्यार्थी जी। कुशल प्रशासन, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अरुणाचल में ट्राइबल बेल्ट में जो क्रांतिकारी काम आदरणीय श्री डॉक्टर के पॉल जी ने किया है, ट्राइबल बेल्ट अरुणाचल का और नागालैंड का, उसमें आपने राज्यपाल रहते हुए बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। इसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया, कई पुरस्कार भी मिले। कुशल प्रशासन के प्रतीक डॉक्टर कृष्णकांत पाल जी आज हमारे साथ हैं। सचमुच विश्वविद्यालय परिवार के लिए, समस्त गायत्री परिवार के लिए गौरव की बात है। आप सभी अवगत हो गए कि हमारे विगत सभी दीक्षांत समारोह बड़े गौरवशाली रहे हैं। प्रथम दीक्षांत समारोह 2004 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी की उपस्थिति में हुआ था। द्वितीय दीक्षांत समारोह वर्ष 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए, हमारे बीच आए थे, यहीं से उन्होंने बोला था। अब्दुल कलाम साहब की पावन उपस्थिति में तृतीय दीक्षांत समारोह 4 दिसंबर 2009 को उत्तराखंड की तत्कालीन राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट अलवा जी की उपस्थिति में, एवं चतुर्थ दीक्षांत पर्व आज 9 दिसंबर को भारत के वर्तमान ये जो इससे आज से 5 वर्ष पूर्व महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की विशिष्ट उपस्थिति में संपन्न हुए थे। इसके लिए भी तालियां बजाइए। और 5वां आज संपन्न होने जा रहा है। मित्रों, ये सर्वविदित है कि जीवन विद्या के आलोक केंद्र, ज्ञान विज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में इस विश्वविद्यालय का सृजन प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी, इस युग के विश्वामित्र महान तपस्वी, युग ऋषि वेदमूर्ति। युग ऋषि का ऐसा मानना था कि इस देश और धरती पर जब भी किसी क्रांति की शुरुआत होगी तो विश्वविद्यालय से ही होगी। विश्वविद्यालय से ही क्रांतिकारी चिंतन चेतना जन जन में फैलेगी। और जब भी नया युग आया है तो उसकी शुरुआत भी विश्वविद्यालय से हुई है। हमारे नालंदा तक्षशिला का इतिहास हमको मालूम है, और आने वाले दिनों में औदंतपुरी और विक्रमशिला, इन विश्वविद्यालयों की तरह से देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी वही क्रांतिकारी काम करने जा रहा है जो नालंदा तक्षशिला में हुआ था, और उसी रूप में करने जा रहा है। देश में एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए था जो मात्र डिग्रियां बांटने का हाट बाजार न होकर सच्चे मनुष्य, बड़े मनुष्य, महान मनुष्य, सर्वांगपूर्ण मनुष्य बनाने की आवश्यकता को पूर्ण कर सके। ये मैं गुरुदेव के वाक्य बोल रहा हूँ आपको, जो उन्होंने 1964 में लिखे थे। जहाँ के ऊर्जावान आचार्य, प्राणवान विद्यार्थी मिलकर प्राण ऊर्जा का ऐसा प्रभाव पैदा कर सकें जिससे पूरे देश के प्राण लहलहा उठें, सारी धरती पर जीवन मूल्यों के वरदान बरसने लगें। वास्तव में युग ऋषि के दिव्य सपने की साकार प्रतिमूर्ति है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। युग ऋषि की जन्मस्थली आवलखेड़ा, जनपद आगरा, उनका आरंभिक कार्यक्षेत्र व साधना क्षेत्र रहा है। गीता नायक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में स्थित गायत्री तपोभूमि और अखंड ज्योति संस्थान 30 वर्षों तक उनकी प्रचंड तप साधना और प्रखर सेवा साधना प्रकल्पों की साक्षी रहा है। उनके जीवन के उत्तरार्ध में विश्वविद्यालय से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर गायत्री तीर्थ शांति कुंज उनके प्रत्यक्ष जीवन काल की अंतिम साधना स्थली के रूप में स्थित है। साथ ही वैज्ञानिक अध्यात्म पर आधारित ब्रह्मवच्य शोध संस्थान भी पावन गंगा तट पर स्थित है। शांति कुंज के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में चलाए गए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, साधना, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण आदि रचनात्मक साधनात्मक आंदोलनों में से इस देश का जन जन परिचित है, और उसकी गूंज दुनिया के 75 से ज़्यादा अधिक देशों में गूंज रही है, इसमें हो रही है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग है। यहाँ विद्या और शिक्षा का मिलन किया जाता है। लोग जानते भी नहीं हैं कि शिक्षा और विद्या 2 अलग अलग चीज़ें हैं। विद्या जीवन विद्या है और शिक्षा केवल पढ़ाने की विधा है। इन दोनों को मिलाना बहुत जरूरी था। तो परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन पर आधारित मूल्य आधारित शिक्षा, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, जीवन प्रबंधन, शिक्षा के साथ विद्या, दीक्षांत के साथ दीक्षारंभ, प्राच्य आधुनिक शिक्षा, उन्नयन आदि पाठ्यक्रमों पर कार्यक्रमों के रूप में किसी नए रूप में एक प्रकार से हमने शिक्षा जगत को नए प्रयोग प्रदान करने का माध्यम बनाया। मैं आपको प्रसन्नता के साथ बताता हूँ कि अभी बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो दीक्षारंभ और दीक्षांत के साथ दीक्षारंभ आरंभ कर चुके हैं, और जगह जगह यहाँ की जो प्रिंटेड कॉपी है वो जाती है और उसके माध्यम से लोगों को दीक्षित किया जाता है। दीक्षित हुए नहीं तो दीक्षांत कैसा? इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना। एक और महत्वपूर्ण बात जो इसे विशिष्ट बनाती है वह है यहाँ के प्रत्येक पाठ्यक्रम के साथ इंटर्नशिप के माध्यम से कुछ समय के लिए अनिवार्य रूप से की जाने वाली समाज सेवा।
ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों को उनके विषय की सामाजिक उपयोगिता का बोध कराने के साथ ही उनके अंदर सामाजिक दायित्व की भावना का विकास भी करती है। यहाँ के प्रत्येक पाठ्यक्रम के साथ जीवन प्रबंधन का अनिवार्य शिक्षण, जीवन जीने की कला और कुशलता का नियमित प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह संभवतः अकेला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ कुलाधिपति होने के नाते मैं स्वयं गीता और ध्यान की कक्षाएँ प्रति सप्ताह लेता हूँ और नियमित रूप से समय निकाल करके पिछले 2003 से 14 साल हो गए अनवरत में कक्षाएं ले रहा हूँ। यहाँ हमने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को एक पाठ्यक्रम के रूप में विकसित किया है। इसके अंतर्गत आध्यात्मिक चिंतन निष्कर्षों को वैज्ञानिक ग्राम प्रयोगों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। विश्वविद्यालय का योग विभाग संभवतः भारत का सबसे बड़ा योग विभाग है जो 2002 में आरंभ हुआ था, जिसके माध्यम से 4400 से ज़्यादा नियमित हजारों की संख्या में दूरस्थ शिक्षा वाले विद्यार्थियों को योग की परंपरा से जोड़ा जा रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हर देश के हर जिले में हम योग के केंद्र खोलेंगे और उन योग के केंद्र के माध्यम से हम विश्वविद्यालय से उनको जोड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि योग कहाँ पहुँचेगा, जन जन तक पहुँचेगा। केवल टेलीविज़न से योग नहीं पहुँचता, योग पहुँचता है जन जन तक जाके उनके अप्रोच को वहाँ तक पहुँचाने में। भारतीय मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम के माध्यम से 8 ग्रंथों में समाहित मनोचिकित्सा के सूत्रों का अध्ययन अध्यापन किया जाता है, जिससे मनोरोगों से मुक्त हुआ जा सके। पत्रकारिता विभाग के अंतर्गत सकारात्मक पत्रकारिता जैसा पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई और वास्तव में मीडिया जगत में इसने एक नया स्थान बनाया। ग्राम प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम स्वच्छ भारत अभियान, आदर्श ग्राम योजना की सफलता की दिशा में एक मील का पत्थर बना है। पर्यटन प्रबंधन पाठ्यक्रम के अंतर्गत आध्यात्मिक पर्यटन व पर्यावरण सहयोगी पर्यटन, इको फ्रेंडली पर्यावरण को एक कारगर कदम साबित हुआ है। शोध के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, कंप्यूटर विज्ञान, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने कई नूतन कीर्तिमान गढ़े हैं। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से जो विश्वविद्यालय हैं जुड़े हुए, उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे विश्वविद्यालय के बच्चों ने प्राप्त किए हैं। मैं बड़े गौरव के साथ कहता हूँ कि हमारे बच्चे बहुत होनहार हैं। हम उनको गढ़ते हैं और गढ़ के उनको इस लायक बनाते हैं कि वो जहाँ जाएँ वहाँ पुरस्कार लेके आएँ। जब भी यहाँ से कोई टीम जाती है हमारे बच्चों की तो पुरस्कार लिए बिना नहीं आती। प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, कोई बात नहीं, परंतु पुरस्कार लेके जरूर आती है। जहाँ देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में आज रैगिंग एक गंभीर समस्या बनी हुई है, मैं बताना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय को भी और हमारे अध्यक्ष महोदय को भी कि यहाँ हम लोग रैगिंग के स्थान पर एक अलग प्रक्रिया, उन्नयन की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। इसमें बच्चों का स्वागत करते हैं, जो नए बच्चे आए हैं उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करके उनके लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं और फिर दोनों साथ साथ भोजन करते हैं। यहाँ रैगिंग जैसी प्रथा नहीं है। नवागंतुक विद्यार्थियों का स्वागत, अभिनंदन। विश्वविद्यालय के हर नए सत्र में नवागंतुक विद्यार्थियों की मनोभूमि ज्ञान विज्ञान ग्रहण करने की दृष्टि से उर्वर व अनुकूल हो सके, इस हेतु हर नए सत्र की शुरुआत दीक्षारंभ से होती है। क्योंकि यदि दीक्षा का आरंभ नहीं हुआ तो अंत कैसा, इसलिए दीक्षांत को समावर्तन समारोह से संबोधित करते हुए संपन्न किया जा रहा है आज यहाँ पर। इन विशिष्टताओं को देश व समाज में स्वीकारा व सराहा है, तभी तो अपनी स्थापना के केवल 15 वर्षों में ही देश के 20 से अधिक राज्यों में विद्यार्थी राज्यों के विद्यार्थी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अन्य देशों लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रूस, अमेरिका, इंडोनेशिया, ईरान, जर्मनी, नेपाल, श्रीलंका, जापान, स्पेन, चेक रिपब्लिक, चीन व दक्षिण अमेरिका के विद्यार्थी भी यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। इन सभी में अपने अपने पाठ्यक्रम के अध्ययन के साथ साथ भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग का भाव भी है। दुनिया के 35 से ज़्यादा प्रतिष्ठित विद्यालयों से हमारे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक अनुबंध हुए हैं। देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से यहाँ के विद्यार्थी कई प्रतिष्ठित संस्थानों में और कई अपने लेवल पे उन्होंने ऑटोनोमस संस्थान भी खड़े किए हैं, योग प्रशिक्षण केंद्र, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण केंद्र, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। लगभग 100% प्लेसमेंट यहाँ के बच्चों का है। किसी को कभी जगह के लिए तलाशना नहीं पड़ा, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अपनी ईमानदारी, कर्मठता के कारण हर जगह अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुए हैं। लोगों की मांग से देश की आवश्यकता को देखते हुए हमने अन्य राज्यों में विश्वविद्यालय स्थापना करने की बात सोची इसी पैटर्न पर। तो पहला विश्वविद्यालय रायपुर में, सांकरा में खुलने जा रहा है, जिसका पैटर्न यही होगा, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का। और मैं समझता हूँ कि इसी के साथ साथ 5 और राज्यों में हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा उनमें भी हम लोग विश्वविद्यालय खोल सकेंगे आने वाले 2 वर्षों में। थोड़े समय में इसलिए ऐसा संभव हो सका क्योंकि इन सब के पीछे स्वतंत्रता आंदोलन के महान सेनानी महात्मा गांधी, महामना मदन मोहन मालवीय, विनोबा भावे जैसे राष्ट्र निर्माताओं का सानिध्य पाने वाले महान विचारक एवं संत हमारे गुरु
पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का जीवन दर्शन और उनकी आध्यात्मिक चेतना कार्यरत थी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने विज़न 2020 का लक्ष्य देखा है, देश के युवा पीढ़ी के समक्ष रखा है। देश के 65 करोड़ युवाओं तक हम चाहते हैं कि करीब करीब 10% युवाओं को, 65 करोड़ युवाओं में से 10% युवाओं को हम टच कर सकें, 6-6.5 करोड़ युवाओं को टच करके उनको इस विश्वविद्यालय से जोड़ सकें। ये हमारा एक बहुत बड़ी विज़न है। मुझे उम्मीद है कि हम सफल हो पाएंगे आने वाले 5 वर्षों में। विज़न 2020 के अंतर्गत शिक्षा साधना के अलावा स्वास्थ्य संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि विकास, नारी सशक्तिकरण, व्यसन मुक्ति, कुरीतियों से समाज को मुक्त करने जैसे मुद्दे प्रमुखता से लिए गए हैं। इस हेतु युवा चेतना जागरण शिविरों में देश विदेश में बहुत सारे आयोजन किए जा रहे हैं। 500 शैय्याओं वाले विशाल अस्पताल के साथ वैकल्पिक चिकित्सा प्रदान करने वाले, जहां आप बैठे हैं इसी स्थान पर आने वाले दिनों में एक R&D सेंटर हम खोलने जा रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसमें 500 बेड्स का हॉस्पिटल होगा और मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, प्राण चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, फिजियोथेरेपी चिकित्सा, इन सब का वैज्ञानिक आधार। आज जिन विद्यार्थियों को इनकी डिग्रियाँ, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र मिले हैं और अभी जिनको मैंने खड़ा करके डिग्री कन्फर की है, मुझे उनसे यही कहना है कि हम आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। आप हर दृष्टि से हमारे अपने हैं, आत्मीय हैं। इस विश्वविद्यालय ने आपको शिक्षा के साथ संस्कार व जीवन की गुणवत्ता दी है। यहाँ से आप जहाँ भी जाएँ वहाँ गुणवत्ता को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई योरसेल्फ। अपने जीवन को जैसा आपने जिया है वैसा ही उनको भी दें। आप जो भी स्थान आपका कार्यक्षेत्र में है वहाँ आप हर एक अपने गुणवान जीवन से औरों को गुणवान बनाएं। कोई गुणवान व्यक्ति दूसरों को टच करता है, वो भी गुणवान हो जाता है। तो अगर आप ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होते होते ये विश्वविद्यालय कई गुना लोगों तक पहुंच जाएगा। अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से औरों को प्रकाशित करें। आप सब अपने जीवन में ये सब कभी मत भूलना कि आपके परिवार के साथ इस देश की धरती, यहाँ के सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। इन पर आप जितना खरे उतरेंगे उतना ही हम सब गौरवान्वित होंगे। आपका परिवार, आपका विश्वविद्यालय गौरवान्वित होगा। मैंने एक बार आपसे कहा था कि राही मासूम रजा, जिन्होंने कि रामायण और महाभारत के डायलॉग्स लिखे थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं मेरी यूनिवर्सिटी को अपनी माँ मानता हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में 3 माँ हैं। मेरी सगी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरी गंगा माँ जो यहाँ इलाहाबाद से बहती है, और तीसरी माँ मेरी यूनिवर्सिटी। तो मेरा कर्तव्य है इस यूनिवर्सिटी की सेवा करना। मैं करता रहूँगा और लोगों को भी करने के लिए कहता रहूँगा। तो मित्रों, मैं भी आपसे राही मासूम रजा की तरह से कहता हूँ, आपका पिता होने के नाते, अभिभावक होने के नाते और कुलाधिपति होने के नाते, कि यूनिवर्सिटी आपकी माँ है। आप इसके लिए जितना ज़्यादा कर सके उतना ज़्यादा करने की कोशिश करना। आपका परिवार, आपका विश्वविद्यालय गौरवान्वित होगा। आप सब स्नातक परास्नातक होकर अपने जीवन में कर्मयोग, केवल डिग्रीधारी न होकर कर्मयोग कर्तव्य के कुरुक्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप एक प्रकार से अर्जुन बन रहे हैं और आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप अपने कर्तव्य पथ पर अनवरत अग्रसर होते रहें। योगा कर्म सुकौशलम और समत्वम योग उच्यते करिष्ये वचनम तव जैसे गीता के उद्बोधनों को आप अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह की पावन पुनीत वेला में पधारे मान्यवर, हमारे एक अनुरोध पर श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने स्वीकार कर लिया यहाँ आने के लिए, जबकि वो किसी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में अभी तक नहीं गए हैं। ये पहला यूनिवर्सिटी है जहाँ कन्वोकेशन में आए। माननीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी, माननीय श्री राज्यपाल जी सहित सभी आगंतुकों को विश्वविद्यालय परिवार शांतिकुंज की ओर से मेरा हार्दिक आभार। सभी के उज्जवल भविष्य के लिए भावभरी मंगल कामनाएं। खूब खूब मंगल कामनाएं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं कि अपने दीक्षांत अभिभाषण में से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। आप लोग जितनी जोर से मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, जिस वक्त हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी बेटियां, बेटे डिग्री ले रहे थे यहाँ पर खड़े होकर, तब आप ताली बजाने में बहुत कंजूस थे। उनके लिए और जोर से जरा ताली बजाइए जिन्होंने आज अपना दीक्षांत पूरा किया है। प्यारे बच्चों,
महामहिम राज्यपाल महोदय, आदरणीय भाई डॉक्टर पांड्या जी, आदरणीय बहन जी, प्रियवर चिन्मय जी, उपकुलपति महोदय, बहनों और भाइयों, मैं जैसा आदरणीय पांड्या जी ने कहा कि पहली बार किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए आ रहा हूँ। मेरे पास जो हज़ारों आमंत्रण आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आमंत्रण या तो मानद पीएचडी लेने के लिए या पीएचडी बांटने के लिए आते हैं, पूरी दुनिया से, भारत के अलावा भी और जगह से भी आते हैं। तो हमने तय किया कि सिर्फ वहीं पर जाएंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटी हैं, आईआईएम्स हैं। लेकिन जिस वक्त आदरणीय पांड्या जी और फिर चिन्मय जी ने आके बातचीत किया, चिन्मय जी आपका व्यक्तित्व ही इतना आकर्षक है अगर आप लंदन में करोड़ों रुपए की नौकरी और अपना करियर छोड़कर वापस यहाँ ना आते इस विश्वविद्यालय की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, तो बॉलीवुड के लोग आपको पकड़ के ले जाते वहाँ से। लंदन में आप तब भी नहीं रह सकते थे। लेकिन आने के और भी कारण हैं। मुझे गायत्री परिवार के बारे में, आचार्य जी की लंबी अध्यात्म यात्रा के बारे में, इस विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। और चूंकि मैं और मेरा काम बचपन से अब तक मूल रूप से किसी राजनीतिक या किसी वैचारिक आइडियोलॉजी से प्रेरित नहीं है, बल्कि मैंने हर बार कहा, नोबेल शांति पुरस्कार के वक्त पर भी और बाद में भी, कि मेरी मूल प्रेरणा अध्यात्म है। इसलिए देव संस्कृति और अध्यात्म के नाम पर और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो विश्वविद्यालय काम कर रहा है, वहां मैं जाऊंगा। और अच्छी बात यह हुई कि ये 5वां दीक्षांत समारोह है। 5 का बड़ा महत्व है। परमात्मा ने हमें 4 उंगलियां नहीं दी, बल्कि 5 दे दी। जो संतुलन है समाज का, 2 इधर और 2 उधर और बीच में 5, बीच में 1 है तो मिलकर 5 बनते हैं। और योग भी तो अंततोगत्वा हमारे मानसिक, हमारे आत्मिक संतुलन की ओर ले जाता है। तो ये भी महत्व है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। लेकिन आज जो लेके आप जा रहे हैं, मुझे लगता है कि विद्या के साथ साथ एक पंचामृत लेके जा रहे हैं। ताली आपने पहले बजा दी, ये नहीं सुना पंचामृत कौन सा है। मुझे पता है कि भारत के नौजवान मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बात बात पे ताली बजा देते हो। लेकिन पंचामृत में पहला अमृत है अध्यात्म का, दूसरा अमृत विज्ञान का, तीसरा अमृत योग का, चौथा संस्कार का और 5वां सेवा का। ये 5 अमृत लेके आप जा रहे हैं। बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो इस पंचामृत को बांटते हों। जिस वक्त ये उत्तराखंड में केदारनाथ की घटना हुई, तो हम दो तरह के सैनिकों को सबसे ज़्यादा सम्मान से याद करते हैं। हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां बचाई, हज़ारों लोगों को नई ज़िंदगियां दी। पहले थे हमारे
वायु सैनिक जो सबसे पहले वहां जाकर और अपनी जान जोखिम में डालकर पीड़ितों को बचा पाए। लेकिन दूसरे सैनिकों के बारे में जो श्रद्धा के साथ पूरा देश जानता है, वो संकल्प सैनिक थे, वो आप हैं, वो आप संकल्प के साथ वहां जाकर खड़े हो गए कि हमें मानवता को बचाना है। और पंचामृत तो आप पान कर ही रहे थे, इसलिए यहां भी मुझे मालूम था कि हजारों लोगों के भोजन का, रहने का, सुरक्षा का प्रबंध किया गया था। इसके लिए आपको फिर से बहुत बहुत बधाई। मैं और मेरी पत्नी और कुछ मित्र जब कल शाम को आए तो बहुत सुगंध हमारे कमरे में थी। हमने सोचा कि यहाँ पर वो जो रूम फ्रेशनर है वो डाला होगा। खिड़की में से सुगंध आ रही थी, हमने ध्यान नहीं दिया। जब हम बाहर निकल के टहलने लगे तो पूरा परिसर सुगंध से भरा हुआ था। इसमें शांति की सुगंध थी, इसमें एक प्रेरणा की सुगंध थी, लेकिन सचमुच तरह तरह के फूलों की सुगंध भी थी। हमें कहीं गंदगी नहीं दिखी। तो सबसे पहले मैं इस विश्वविद्यालय में जो भी सफाई कर्मचारी हैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, और मालियों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो भी ये हॉर्टिकल्चर का काम करते हैं। और रात को हमने बहुत ही सात्विक और शाकाहारी सरल भोजन किया, तो यहाँ भोजन व्यवस्था करने वालों को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद निश्चित तौर पर यहाँ के शिक्षक, यहाँ के प्रोफेसर्स, अभिभावक, तमाम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ का मैनेजमेंट, वो बधाई के पात्र हैं। आज आप एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम में से सब लोग जानते हैं कि जिंदगी में कम से कम 2 बार या फिर 3 बार हम लोग कोई ना कोई वचन लेते हैं। अभी आप लोगों ने हाथ आगे करके कहा व्रतम चरिष्यामि, एक आपने वचन लिया। जब हमारा विवाह संस्कार होता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, तो हमारे जो पुरोहित होते हैं वो दूल्हा और दुल्हन के बीच में, स्त्री और पुरुष के बीच में कुछ वायदे कराते हैं, वचन देते हैं। भारतीय संस्कृति में इसका और भी गहरा महत्व है, क्योंकि ये वचन न केवल व्यक्तिगत या ईश्वरीय या धार्मिक आराधना के लिए होते हैं, बल्कि सामाजिक जिम्मेवारी का एहसास भी दिलाते हैं ये वचन। और दूसरी बार हम लोग जब दीक्षांत समारोह में आते हैं, कई बार शादी से पहले, कई बार शादी के बाद दीक्षांत होता है। मैं देख रहा था कि बहुत सारे शादी से पहले अभी ले गए अपना सर्टिफिकेट, तो इनको दोबारा कहीं ना कहीं शपथ लेनी पड़ेगी, और कुछ लोग बाद में। तो वहाँ हम लोग शपथ लेते हैं समाज के प्रति अपने दायित्वों की, राष्ट्र के प्रति, मानवता के प्रति अपने दायित्वों की। और जब सरकारी नौकरी लोग करते हैं, और ख़ासकर जब संसद वगैरह में जाते हैं, बधाई है भाई पांड्या जी कि आपने राज्यसभा में जाना स्वीकार नहीं किया, ये आपका त्याग है। तो वहाँ भी शपथ लेनी पड़ती है संविधान की। लेकिन ये ऐसी तीनों शपथें हैं जो सबसे ज़्यादा भूली जाने वाली शपथें। भूल जाते हैं, पढ़ दिया मुंह से, चले गए। लेकिन मैं आज आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आज जो शपथ आपने ली है उसे भूलिए मत, क्योंकि वह आपको जीवन को दिशा देगी। मैं एक छोटी सी बात उपनिषद की सुनाता हूँ। उसको अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया गया। एक ऋषि थे, गुरु थे, बहुत अच्छी शिक्षा देते थे। उनकी ख्याति सब तरफ फैल गई, राजा तक पहुंची। राजा ने अपने बेटे को कहा कि जाओ वहां जाकर ऋषि के कुटिया में बैठकर, उनके आश्रम में बैठकर अध्ययन करो। तो राजकुमार अपना हाथी, घोड़ों, साज समाज, सेना, सुरक्षा दल कर्मियों के साथ वहां पहुंच गए। तो भीतर से छोटी सी कुटिया देखकर वो बड़े परेशान हुए कि इसमें हम कैसे पढ़ेंगे।
फिर भी चूंकि पिता का आदेश था तो जोर से बोले, दरवाजा खोलिए, मैं राजकुमार हूं। दरवाजा नहीं खुला, ढोल नगाड़े पिटे, दरवाजा नहीं खुला। वापस चले गए और पिता से बोला, बहुत पागल आदमी है, इसके पास मैं नहीं पढ़ूंगा। राजा ने कहा कि नहीं, तुम्हें दोबारा जाना हो, इस बार वो पूछें तो बताना कि तुम कौन हो। तो चुपचाप जाके बैठ गए। अंदर से आवाज आई, तुम कौन हो? तो राजकुमार ने अपना नाम लेकर बताया कि मैं फलाना हूं और आपके देश का राजकुमार हूं। उन्होंने वापस भेज दिया और कहा कि अगर तुम पहले से ही जानते हो कि तुम कौन हो तो तुम यहां काहे के लिए आए? वापस चले गए। फिर तीसरी बार राजा ने भेजा, बेटा जाओ, तो जाके वो चुपचाप बैठ गया। खटपट बाहर देखी तो गुरु ने भीतर से आवाज दी, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता मैं कौन। वहां से उनकी दीक्षा शुरू हो गई, शिक्षा शुरू हो गई। लेकिन जब वो लौटे दीक्षांत समारोह के बाद, तो गुरु ने कहा, अग्निमसि जात वेदशम, आज से तुम अग्नि बन गए हो। और इस अग्नि का प्रकाश, वेद को सब विद्याओं का पुस्तक कहते हैं। वेद विद्या से बना है, विद्या की बात अभी कही आदरणीय पांड्या जी ने। और जात वेद के अलग अलग अर्थ हैं। संस्कृत ऐसी भाषा है जो बहुत ही रिच है, बहुत ही बड़ी है, जिसके प्रत्यय, जिसकी धातुएं, जिसकी क्रियाएं सब कुछ न कुछ अर्थ बनाती हैं। और जात वेद सह का अर्थ है, जात वेद का अर्थ है इनोवेटिव नॉलेज विच लीड्स टू डिविनिटी, यूनिवर्सलिटी। एक ऐसी विद्या जो इनोवेशन करे, नई नई चीजें, नए नया सृजन करें समाज के अंदर। तो उन्होंने कहा कि तुम अग्नि हो। आज जिन लोगों ने यहां डिग्री ली है, मैं उन्हें स्मरण करा रहा हूं कि आज से वो दीपक की तरह प्रज्वलित होकर यहां से निकलेंगे। उनकी रोशनी से देश चमचमाएगा। अंधेरे में अगर बड़ा हाथी खड़ा कर दो, कोई पहचान नहीं पाता। अंधेरे में हिमालय को भी लेके खिसका के ले आओ तो आप जान नहीं सकते कि ये हिमालय है। लेकिन जिस वक्त एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित होता है तो हजारों साल का अंधेरा उस क्षण में समाप्त हो जाता। आप पहाड़ मत बनिए, हाथी की तरह मदमस्त मत बनिए। बनना है तो एक छोटी सी चिंगारी बनिए। वो चिंगारी अपने आप में प्रमाण होगी कि यहां से एक दीपक जल के निकला है देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। इसके लिए थोड़ी तैयारी आपकी कम है। इतना साहस जुटाइए, इसीलिए आपने धीरे से ताली बजाई कि हां हो सकता है। आप इसके लिए तैयार हैं? कौन कौन तैयार है बताइए, दीपक की तरह, अग्नि की तरह प्रज्वलित होने के लिए। और जितने दीपक निकलेंगे, हमारे यहां कहा है अग्नि नाम अग्नि ही समिध्यते, अग्नि से अग्नि फैल जाएगी और पूरी मानवता में उजाला हो जाएगा। लेकिन अग्नि बनने के लिए खुद को भी जलना पड़ता है, खुद को भी त्याग करना पड़ता है। इसके लिए भी तैयारी करनी होगी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन कृतज्ञता का दिन है। आप अपनी मां को याद करें, सब लोग मां को याद करें। मां ने गोद में खेलते खेलते आपको सिखाया। पिता को याद करें, उनके सपनों को याद करें, उनकी आकांक्षाओं को याद करें। वो मां का त्याग है। मां ने जब पहली बार आपको दूध पिलाना सिखाया, बोलकर सुनना सिखाया, वहां से आपकी विद्या की शुरुआत हुई और आज आपको एक डिग्री हाथ में मिली है। इसलिए उनको कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए।
गुरुओं को कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए, क्योंकि आप तो समिधा की तरह थे, एक सूखी हुई लकड़ी की तरह थे। ये लोग हैं जिन्होंने बाहर से एक चिंगारी उस समिधा में दिखाई जिसमें पहले से ही अग्नि थी, तो वो अग्नि की तरह प्रज्वलित हो उठी। इसीलिए कहा इन्होंने कि विश्वविद्यालय के प्रति आपके दायित्व का भी दिन। दायित्व आपको 3 तरह के मिलेंगे आज से। पहला कृतज्ञता ज्ञापन का दिन, दूसरा दायित्व बोध का दिन, जिम्मेवारी। आपके अपने प्रति जिम्मेवारी है। अपने प्रति जिम्मेवारी का अर्थ यह है कि आप उस मार्ग से विचलित ना हो जो मार्ग हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया, और यहां आपने उस पर ठप्पा लगाया। अपने स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा कहीं अंत नहीं होता, ज्ञान कहीं उसका सीमा नहीं है। तो लगातार निरंतर आप उस ज्ञान को लेते रहें, अपने आप को और विकसित करते रहें, ये व्यक्तिगत दायित्व है। फिर पारिवारिक दायित्व है। अब अपेक्षा आपके परिवार की बढ़ेंगी। आप डिग्री धारक हैं, आप एमए हैं, आप वाचस्पति हैं, पीएचडी हैं, ग्रेजुएट हैं, तो कहीं नौकरी करिए, काम करिए, पैसा कमाइए, घर की जिम्मेवारी पालिए। लेकिन अपेक्षा उनकी हो ना हो, आपका दायित्व है कि आप वो कैसे करेंगे, आर्थिकी का हिस्सा कैसे बनेंगे। और तीसरा आपका जो दायित्व है वो सामाजिक या राष्ट्रीय दायित्व। जो कपड़े आप पहने हुए हैं वो किसी ने बनाए हैं, आपने नहीं बनाए। जो खाना आप खाते हैं कोई पैदा करता है खेत खलिहानों में बड़े परिश्रम के साथ। जिस सड़क पर आप चलते हैं, जिस घर में आप रहते हैं, वो किसी ना किसी ने निर्मित की है। अगर हम उनको भूल गए तो हम सामाजिक दायित्वों को भी भूल जाए। हमें उन सबको याद करना है जिन्होंने हमारे निर्माण में योगदान दिया है और वापस लौटाना है। इसलिए मैंने कहा, पहला है कृतज्ञता का दिन, दूसरा है दायित्व बोध का दिन, और तीसरा है आज से समाज को लौटाने का दिन। सोचना शुरू करिए कि राष्ट्र और समाज को आप, मानवता को क्या लौटाएंगे। और चौथा जो है, जिस पर कभी आप लोग ध्यान नहीं देते और सोचते हो, क्योंकि यहां तो सुरक्षा का वातावरण है, मानसिक सुरक्षा है, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है, खाने पीने का सारा इंतजाम है, आपके दोस्त हैं, आपके गुरु हैं, तो एक सुरक्षा का कवच इस विद्यालय के अंदर मिला हुआ है। अब वो कवच आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन उस कवच का बोध आपके साथ जाएगा कि आप जब बाहर निकलेंगे तो जिंदगी की असलियतों से रूबरू होंगे। असलियत इतनी अच्छी भी नहीं है, कई बार बहुत कड़वी असलियतें हैं। सब कुछ प्लेट में नहीं मिलेगा, उसके लिए परिश्रम का मार्ग अपनाना पड़ेगा, उसकी तैयारी आप लोग करिए। संभव है कई बार आपका मोल ना हो समाज में, और जब हमारी इज्जत नहीं होती, मोल नहीं होता, तो कई बार बहुत पीड़ा होती है, भीतर से निराशा होती है, हताशा होती है। एक बार इसी तरह का एक नौजवान था, अपने घर में बहुत हताश हो गया और आत्महत्या करने की सोचने लगा। पिता ने देखा कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, पूछा उससे। बोले कहीं नौकरी नहीं मिल रही, बहुत लोग इज्जत नहीं कर रहे, मेरी पढ़ाई लिखाई सब बेकार जा रही है, खाने के लाले पड़ गए, कब तक तुम बुढ़ापे में काम करोगे। लड़के ने कहा, तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे पास एक पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर को अपने साथ ले जाओ, और ये पत्थर जितने में बिके बेच देना, पता करके आ जाना, और फिर तुम समझ जाओगे कि कुछ ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। तो उसने कहा पत्थर का क्या होगा, घर में एक पुराना पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ था। वो नौजवान उस पत्थर को लेकर गया और बाहर उसको एक सब्जी का ठेले वाला मिला, उसको दे दिया। और ठेले वाले ने देखा, अरे भाई ये तो बेकार की चीज़ है, फिर भी देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो चलो हम रख लेंगे, किसी काम आ जाएगा, कोई बैल बकरी
गाय आती है भगाने के लिए, पत्थर का इस्तेमाल कर लेंगे, चलो एक केला ले जाओ। उसने कहा नहीं, इससे ज़्यादा का मोल है इसका। तो बोले 2 ले जाओ। पिता ने कहा था कि बेचना मत, पता करके आना। दूसरी जगह गया। दूसरी जगह एक और अच्छी दुकान थी, कपड़े की, वस्त्र की दुकान थी। उसने कहा कि भाई पत्थर देखने में अच्छा है, हम इसको यहाँ 100 पीस की तरह रख लेते हैं, इतना बड़ा पत्थर है, चमकीला है, चलो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े दे देते हैं, 2 जोड़ दे देते हैं। नहीं बेचा उसने, वापस आया। तीसरी जगह गया तो एक सोने की दुकान थी। सुनार ने कहा कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये बेकार पत्थर का हम क्या करेंगे। और उसी के साथ लगी हुई एक जौहरी की दुकान थी। तो जौहरी को दिखाया पत्थर उसने। तो वो नौजवान देखकर हैरान हो गया कि जौहरी ने एक मखमल का कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर पत्थर रखा और उसमें लेट गए। लेट गया और उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। बोला इस पत्थर को खरीदने की क्षमता तो किसी में भी नहीं है दुनिया में। ये तो इतना बड़ा रत्न है कि संभवतः ये रत्न कहीं ना मिले, मेरे जीवन में ऐसा रत्न मैंने नहीं देखा। वो हैरान हो गया नौजवान। बोले मैं नहीं खरीद सकता हूं। जौहरी बोला तो ये अपना वापस थैले में लेके आ गया पिता के पास। पिता ने पूछा कितने में, क्या मोल लगा इसका। बोला पिताजी अलग अलग लोगों ने अलग अलग मोल लगाया, लेकिन जिस वक्त इसकी परख करने वाला जौहरी मिला तो उसने ठीक मोल लगाया। मैंने आज सीख लिया है कि जिंदगी में एक न एक दिन मेरी परख होगी, एक न एक दिन जौहरी मिलेगा, एक न एक दिन मेरी कीमत आंकी जाएगी। तो आपको कोई अच्छा करियर, कोई अच्छी नौकरी ना मिले तो डरिएगा नहीं। जिस जौहरी ने पहले आपकी पहचान की थी, ऐसा जौहरी दूसरी बार भी आपको मिलेगा और आपकी पहचान होगी। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए मैंने इसलिए कहानी के रूप में बताई कि मैंने खुद कभी डिग्री नहीं ली। हालांकि मैं पढ़ाई लिखाई से इंजीनियर हूं और इंजीनियरिंग की डिग्री भी मेरे पास है, 2 डिग्रियां हैं। लेकिन इत्तेफाक से मैं डिग्री लेने के लिए कॉलेज नहीं जा पाया। तो कॉलेज नहीं जा पाया क्योंकि उस वक्त एक चुनौती मेरे सामने आ गई कि जिस लड़की को मैं बहुत इज्जत करता था और प्रेम भी बहुत ज़्यादा करता था, उससे शादी करना चाहता था। मैं विदिशा में रहता था मध्य प्रदेश में, वो लड़की दिल्ली में एक पत्रकार थी और बहुत आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी परिवार की बेटी थी। तो मैं चाहता था इसी से शादी हो जाए। तो उन्हीं दिनों ये झंझट पड़ गया। उन लोगों ने कहा कि इस लड़के से शादी नहीं करेंगे, अभी तक ये कहीं नौकरी नहीं करता, कमाता नहीं है, कुछ नहीं करता। तो मैं उनको समझाने बुझाने, थोड़ा सा खुश करने के चक्कर में दिल्ली आ गया और उधर मेरी डिग्री बट गई। तो आप तो कम से कम सौभाग्यशाली हैं कि आपको तो डिग्री मिल गई आज। लेकिन मैंने अपने दिल का पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि मेरे लिए यही उपयुक्त वधू है और मैंने शादी कर ली। और सुमेधा जी यहाँ बैठी हुई हैं जो संघर्ष की साथी हैं और परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया। और आखिरी बात मैं एक और कह दूं कि कई बार आप महसूस करोगे, अब देखो आज से आपके, जैसा मैंने कहा कि अपने लोग बिछुड़ जाएंगे बहुत सारे लोगों के। इतने साल जिन लोगों के साथ आप रहे हो, खाए पिए हो, झगड़ा किया है, प्यार किया है, सीखा है, सिखाया है, आज के बाद संभव है वो ना मिलें आपको या कभी कभी मिलें। तो ये अकेलापन आपको काटेगा कल के बाद जब आप घर लौटेंगे, नई जिंदगी में जाएंगे तो। लेकिन कोशिश कीजिए कि आज के ज़माने में भी जहाँ पर ये कम्युनिकेशन जो है, सोशल मीडिया इतना आसान है, उसका इस्तेमाल जारी रखें और अपने लोगों से जुड़ के रखें। लेकिन जब समाज में कोई चुनौती आती है, सांप्रदायिकता की चुनौती, जात पात की चुनौती, भ्रष्टाचार की चुनौती, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पूरी दुनिया इससे परेशान है कि भूमंडल का सत्यानाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे एक न एक दिन, कई देश डूब जाएंगे अगले 50 सालों में, टापू डूब जाएंगे।
ये बहुत सारी चिंता है। आतंकवाद लगातार फैल रहा है, हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके और रेडिकलाइज किया जा रहा है, आतंकवादी बना जा रहा है। हमारे नौजवानों को और बच्चों को जहरीली दवाइयों का शिकार बनाया जा रहा है, ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार बनाया जा रहा है। इस सब के खिलाफ आवाज़ उठानी है। लेकिन आप कहोगे कि मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँगी? मैं तो अकेला हूँ, मैं क्या करूँगा? तो जिस दिन मैं नोबेल शांति पुरस्कार के मंच पर खड़ा था, जिसे दुनिया का सबसे महानतम मंच कहा जाता है और शांति के साथ साथ मानवता का और नैतिकता का, तो मैं बैठा बैठा सोच रहा था महात्मा गांधी के बारे में, देश के महान पुरुषों के, ऋषियों के मामले में, साधारण लोगों के बारे में। और ये सोचते सोचते जब मेरा नाम भूल गया कि मैं अपना वहाँ व्याख्यान दूँ, तो मैंने तय किया कि मैं 125 साल के इतिहास में भारत में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा था, तो मेरे मन में आया कि मैं अपने व्याख्यान की शुरुआत वेद मंत्र से करूँगा। उस मंच से वेद मंत्र कभी गूंजा नहीं, बाद में कब गूंजेगा ईश्वर करे हर साल गूंजे, लेकिन मैंने संगच्छद्धम संवदध्वम संभो मनांसी जानतान से किया और उसकी व्याख्या भी करी। दूसरा, मैंने हिंदी में वहाँ बातचीत की, लेकिन इस चक्कर में मेरा जो भाषण था, वो कुछ नोट्स बने हुए थे, वो भूल गया मैं। तो मुझे एक कहानी याद आई। वो कहानी उस वक्त याद कीजिए जब आपको लगे कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। वो मेरे जीवन का दर्शन भी था। एक बार जंगल में भयानक आग लगी और सभी जानवर, सभी पशु पक्षी भागे अपनी जान बचाने के लिए। उनमें शेर भी था, जंगल का राजा। तो शेर जब भाग रहा था तो उसकी नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ी और वो चिड़िया सीधी लपटों की तरफ उड़ के जा रही थी। तो शेर चौंका। शेर ने कहा कि ये क्या मामला है, तू कहां जा रही है बेटी, आत्महत्या करेगी? उसने सोचा शायद इसका दिमाग चकरा गया, पागल हो गई। उसने कहा कि राजा, मैं ये आग बुझाने जा रही हूं। शेर ने कहा, तुम कैसे ये आग बुझाओगे? चिड़िया ने अपनी चोंच की तरफ इशारा करके थोड़ा खोलकर दिखाया कि जंगल के राजा और सारे जानवरों, देखो मेरी चोंच में पानी की एक बूंद है। मैं पानी की बूंद लेकर अपना कर्तव्य पूरा करने जा रही हूं, बाकी आपकी मर्जी। नौजवान दोस्तों, शाम को मैं आपके साथ फिर मिलूंगा और बहुत सारी चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात कहता हूं, मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, आप में से एक हूं। उम्र मेरी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने आज लिया है पुरस्कार, सम्मान, उनमें से एक हूं। और उस नाते मैं कहता हूं कि मेरा यहाँ खड़े होना आपके अंदर की उस चिड़िया की पहचान कराना। आपके अंदर भी एक चिड़िया है, आप उसे सोते मत रहने दीजिए। देखो हमारी बेटी बड़ा सिर हिला के कह रही है, आपके अंदर चिड़िया है। अचानक आपको याद आया, आपने सबसे पहले सिर हिलाया। सबके अंदर उसी तरह की एक चिड़िया है। जरा सी भी आपको अगर संसाधन मिले तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए उस पानी की बूंद की आहुति दीजिए ताकि वो आग बुझ सके। आपके अंदर की चिड़िया जागे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप दीपक की तरह प्रज्वलित हों। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जीवन में आपको स्वास्थ्य और सफलता मिले, लेकिन जितनी सफलता मिले उतना ही आप विनम्र हों, उतना ही आप राष्ट्र के लिए सेवा में लगें, समाज की बराबरी, समाज के में न्याय के लिए काम करें, विकास के लिए काम करें। मैं आपको फिर से बहुत धन्यवाद देता हूँ और फिर पूछता हूँ आपसे, आपके अंदर एक दीपक की रोशनी है? किस किस के अंदर है? हाथ ऊपर करिए। प्रोफेसर थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा सा संकोच हो रहा है उन्हें। आप बुझे नहीं हैं अभी मैं चिन्मय जी का एक पढ़ रहा था, युवा की परिभाषा बता रहे थे, और परिभाषा बताते बताते इन्होंने आचार्य राम जी के बारे में जब कहा कि उन्होंने
3000 से ज़्यादा किताबें लिखी 22 साल में, वो भी उम्र के 60 साल पूरे होने के बाद या और ज़्यादा। तो आपके अंदर का क्यों आप चिराग बुझाना चाहते हैं? जला के रखिए। कौन कौन के अंदर है वो चेतना, वो आग जो देश को, समाज को, दुनिया को बेहतर बना सकती है? तैयार हैं आप लोग इसके लिए? बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पत्नी थी वो हमारे बीच में बैठी हैं, पत्नी हो चुकी हैं। मैं उनसे कहूँगा, अनुरोध करूँगा वो खड़ी हो जाएं ताकि सब लोग देख सकें आपको। इसकी वजह से कैलाश जी बने। इनका नाम है सुमेधा सत्यार्थी, सुमेधा सत्यार्थी। इसके पश्चात माननीय श्री राज्यपाल महोदय से निवेदन करता हूं कि अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें लाभान्वित करने की अनुकंपा करें। नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरा अभिनंदन। और विशेष रूप से पुरस्कार विजेताओं को और जिनको आज उपाधियां मिली हैं, मेडल्स मिले हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर पांड्या जी, चांसलर, श्रीमती पांड्या जी, प्रेसिडेंट गायत्री परिवार, श्री कैलाश सत्यार्थी जी जो भारतवर्ष का गौरव हैं, डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर और श्री शर्मा जी। आज यहाँ आकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है और विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय से कुछ एक प्रकार से लगाव सा है, क्योंकि जब पहली दफ़ा मुझे यहाँ आने का निमंत्रण मिला तो तकरीबन 2015 में मार्च के महीने में, तो उस वक्त जो बातचीत हुई आपके चांसलर डॉक्टर पांड्या से, वो बहुत गहरी और इन्होंने बहुत संक्षिप्त रूप में बताया कि इस विश्वविद्यालय का क्या उद्देश्य है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, जो बहुत एक यूनिक इंस्टीट्यूशन के रूप में सामने आया। भारतवर्ष की सभ्यता तो बहुत पुरानी है, लेकिन उसको, उसकी फाउंडेशन को और कैसे मजबूत किया जाए, उसके साथ साथ जो मॉडर्निटी है, जो ग्लोबलाइजेशन है, उसका भी ध्यान रखा जाए। ये यूनिक एक मिश्रण है जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से नज़र आता है और उसकी वजह से जो भी यहाँ से स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, उनका कैरेक्टर एक भारतीय संस्कृति में तो पूरी तरह से रमा हुआ है, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है वो बहुत मॉडर्न और जो आजकल की विश्व में जो कंपटीशन है उसके अनुकूल चल रहा है। तो ये एक बहुत यूनिक मिश्रण जो है, ये बहुत ही यहाँ की एक विशेषता है और एक बहुत, इसीलिए ये बहुत आकर्षक साबित होता है। विगत 15 वर्षों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए जो कार्य किया है वह सराहनीय है।
और मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय से शिक्षित भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों से पोषित युवा पीढ़ी राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती रहेगी। आज दीक्षांत का यह अवसर न केवल छात्र छात्राओं अपितु विश्वविद्यालय और उनके शिक्षण संकाय के लिए भी एक विशेष अवसर है। इस शुभ अवसर पर उपस्थित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी जी का मैं पूरे प्रदेश की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से देश का भविष्य सुरक्षित करने हेतु प्रतिबद्ध व्यक्तित्व की यहाँ पर मौजूदगी हम सब के लिए सम्मान, प्रसन्नता, प्रेरणा और गौरव का विषय है। मैं दीक्षांत समारोह के इस गौरवशाली अवसर पर ग्रेजुएट छात्र छात्राओं तथा पदकों से सम्मानित प्रतिभाओं को भी बधाई देता हूँ। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शरद पारदी तथा प्रति कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या सहित सभी आचार्य गणों को भी बधाई देता हूँ, जिनके दिशा निर्देशों में युवाओं का भविष्य और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ाई के दौरान आप सभी ने अनेक परीक्षाएं दी होंगी और कई परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक भी हासिल किए होंगे। इन सभी परीक्षाओं में अपनी योग्यता साबित की, जिसके आधार पर आज आपको उपाधि और पदकों से सम्मानित किया गया है। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि जीवन में परीक्षाओं का क्रम हमेशा जारी रहेगा और इसके साथ ही सम्मान और प्रतिष्ठा के अवसर पर भी निरंतर मिलते रहेंगे। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के सूत्र आपके अभिभावकों और गुरुजनों द्वारा दी गई शिक्षा में मौजूद हैं। उससे आपने जो आत्मबल अर्जित किया है, जो सोच विकसित की है, उसी को मजबूत करने के लिए आपको आगे बढ़ना है। इसी मजबूत सोच से आप देश का, समाज का और अपना भला करने में सक्षम होंगे। आप में से अधिकांश के दिमाग में ये सबसे पहला प्रश्न होगा कि अब आगे क्या होगा, नौकरी या रोज़गार कहाँ मिलेगा। इन सब का सबसे स्वाभाविक जवाब होगा कि ग्रामीण परिवेश से दूर जाकर शहरों की ओर पलायन किया जाए, जहाँ रोज़गार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं। शिक्षा का उद्देश्य यहाँ समाप्त हो जाता है जब विश्वविद्यालय के स्नातक उस समाज के प्रति अपने दायित्वों को नहीं समझते जिसने उन्हें उनके जीवन के आरंभ से सहारा दिया। आपको एक बात हमेशा याद रहे कि जहाँ आपका जन्म हुआ, पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई हुई, वही आपकी कर्मभूमि एवं भविष्य के विकास का केंद्र भी होना चाहिए। आपको इस क्षेत्र के विकास के लिए ज्ञान तथा तकनीकी संयंत्रक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अपनी संस्कृति को मजबूत करने के साथ ही इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में प्रसन्नतापूर्वक योगदान देना होगा ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। आज हम ज्ञान के युग में जी रहे हैं, जिसमें किसी भी समस्या के एक से अधिक समाधान मौजूद हैं। नवाचार यानी इनोवेशन से उत्पन्न ये मल्टीपल सॉल्यूशंस किसी विशेष समाज की समस्या के लिए अधिक प्रासंगिक समाधान के चयन का अवसर देते हैं। इनोवेशन में कम से कम लागत में असीमित संपत्ति उत्पन्न करने की संभावनाएं हैं। इसी क्रम में मैं प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु C.K. प्रहलाद का उल्लेख करना चाहता हूं, जिनके अनुसार सौभाग्य की शुरुआत प्रथम सोपान से ही होती है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा वह कि नए ज्ञान को अपनाने या अनुकूलशीलता की आवश्यकता। दुनिया निरंतर बदल रही है तथा तकनीक उससे भी तेजी गति से बढ़ रही है। यह हर किसी के लिए एक चुनौती है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में रहा हो या शहरी क्षेत्र में। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मौजूद हैं जिनसे तकनीकी परिवर्तनों के कारण अनेक उत्पाद तथा नौकरियां विलुप्त हो गईं, लेकिन और नए नए आयाम भी सामने आए। जैसे जब कंप्यूटर्स आ रहे थे तब ये कहा गया कि इससे बहुत नुकसान होगा, बहुत नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन ये देखा गया कि अब कंप्यूटर्स एक किस्म से हमारा डेली लाइफ का एक बहुत अभिन्न अंग बन गए हैं और पूरा जीवन उसके ऊपर निर्भर हो गया है। इसी तरह से निरंतर परिवर्तित होती दुनिया में प्रासंगिक रहने का एक ही रास्ता है कि हमें अपने ज्ञान का निरंतर उद्यतन करते रहना होगा। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आपने जो यहाँ
विद्या हासिल की है, जैसे बताया गया कि शिक्षा और विद्या में अंतर है, जो आपने यहाँ विद्या हासिल की है वो आपको आगे चलकर हर वक्त एक सही दिशा में ले जाएगी। मेरी राय है कि स्वयं अपना मूल्यांकन करने की क्षमता बढ़ाएं। यदि अपने भीतर कोई कमी पाते हैं तो उसे स्वीकार करते हुए उसे दूर करने की कोशिश भी करें। आगे बढ़ने का सूत्र है कि अपने प्रतिस्पर्धी को आदर्श मानकर उनसे सीखते हुए अपनी क्षमता को बढ़ाएं। पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, फिर उसे प्राप्त करने की कोशिश करें। आपकी अपार क्षमताओं के प्रेरणापुंज महान योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जिन्होंने निरंतर तपस्या एवं साधना करके राष्ट्र, समाज एवं मानवता के हित में आजीवन कार्य किया। पूज्य आचार्य जी के सपनों का यह विश्वविद्यालय आज भारतीयता और भारतीय संस्कृति को जीवित रखने में सहायक हो रहा है। आज के युग में ऐसे संस्थानों की आवश्यकता है जिनमें शिक्षा के साथ साथ सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक एवं चरित्र निर्माण का प्रशिक्षण दिया जाता हो। इस अवसर पर मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा। विश्वविद्यालय से दीक्षित जो प्रतिभाएं विभिन्न क्षेत्रों में अपनी योग्यता के आधार पर उच्च एवं प्रतिष्ठित पदों पर सेवारत हैं, भविष्य में उनका एक वार्षिक समागम भी आयोजित किया जाए, जिससे कि बहुत अच्छे परिणाम होंगे। अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलने के साथ ही विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। इससे उन्हें ज्ञान और प्रतिभा के आकलन का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही एक जनसेवक के रूप में सेवा भाव को क्रियान्वित करने का मौका भी प्राप्त होगा। आप सभी ने उत्तराखंड की धरती पर ज्ञान और जीवन मूल्य का सबक सीखा है, इसलिए यह आपका नैतिक दायित्व है कि प्रदेश के विकास में भी आपकी भूमिका अहम हो। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि भविष्य में आने वाली किसी भी विपरीत परिस्थिति को चुनौती के रूप में स्वीकार करें। सीखने की प्रक्रिया को जीवन भर ना तो बंद होने दें और ना मंद पड़ने दें। हमेशा आगे की सोचें और लक्ष्य केंद्रित रहें। सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। कैलाश सत्यार्थी जी का एक बार पुनः देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे विश्वविद्यालय रचित साहित्य का विमोचन करने की अनुकंपा करें। मैं माननीय कुलाधिपति जी से अनुरोध करता हूं कि वे सम्मानीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सामान्यतया राज्यपाल एकेडमिक फील्ड के बहुत कम होते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में डॉक्टर कृष्णकांत पाल आए हैं, जो कि बहुत बड़े एकेडमिशियन हैं और बहुत ही गहरी पेट रखते हैं। माननीय कुलाधिपति महोदय,
दीक्षांत समारोह का समापन करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। मेरी अनुमति। दीक्षांत समारोह अब विसर्जित होता है। सभी राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। जब तक माननीय अतिथिगण पंडाल के बाहर प्रस्थान नहीं कर जाते, सभी महानुभाव कृपया अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।